में वर्ब शुरू करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज वर्ब? The word that describes action. The word that describes action is called verb. The word that describes action, please stop. The word that describes action is called verb. Okay? मिसाल के तौर पर बच्चा क्रिकेट खेलता है, आप प्लीज बातें ना करें। बच्चा क्रिकेट खेलता है, इसमें वर्ब क्या है? खेलता है। ठीक है, एक्टिविटी खेलता है। इसी तरह हम चाय पीते हैं, पीता है, पीते हैं, ये पूरा वर्ब होगा। ठीक है, वो कहानी लिखता है, लिखता है, ये पूरा वर्ब होगा। ओके, तो जो अल्फाज एक्शन को डिस्क्राइब करें वो वर्ब होते हैं। अब अगर पूरा सिनेरियो देखा जाए तो काम करने वाला, फिक्रे में जो काम करने वाला हो वो क्या होता है? जो उस काम को रिसीव कर रहा हो, जिस पर उस काम, और जो बजाते खुद काम हो, वर्ब। अब हम वर्ब को, वर्ब विल बी डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज। ठीक है, वैसे तो इसकी बहुत सारी कैटेगरीज है, लेकिन देयर आर 2 मेन कैटेगरीज ऑफ वर्ब। ये जरा ध्यान करना है आपने। नंबर 1 मेन वर्ब, नंबर 2 ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी के स्पेलिंग क्या होते हैं? AUXILIARY, ऑक्सिलरी वर्ब। नंबर 1 मेन वर्ब, नंबर 2 ऑक्सिलरी वर्ब। हम पहले थोड़ा सा ऑक्सिलरी वर्ब को समझने की कोशिश करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? ऑक्सिलरी वर्ब 3 है। देयर आर 3 ऑक्सिलरी वर्ब्स। नंबर 1 do, number 2 be, number 3 have. Do, be, have, these are 3 auxiliary verbs. Okay, एक चीज ज़हन में रखें आप कि ऑक्सिलरी वर्ब की निशानी ये होती है कि उसके फौरन बाद या उसके बाद मेन वर्ब का आना जरूरी होता है। मेन वर्ब तो भी हमने देखे ना, जो एक्शन को जाहिर करते हैं, जैसे पीता है, लिखता है, आता है, जाता है, पहुंचता है, ये सारे क्या हैं जी? ये है मेन वर्ब जो एक्शन को दिखाएं। क्लियर? ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जो टेंस की जरूरत को पूरा करें। मसलन प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, मैं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो। ये जो डू है ये क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है। एम आई क्लियर? ये ऑक्सिलरी वर्ब क्यों है? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की जरूरत को पूरा करने के लिए आ रहा है। ये अपना मफहूम नहीं दे रहा। यहां पे डू का मतलब क्या होता है? करना। क्लियर? अब करना का मतलब तो नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा ना, लेकिन ये याद रखिए, ये जो मैंने आपको 3 ऑक्सिलरी वर्ब बताए हैं ना, डू, बी और हैव। अब डू कैसे कैसे इस्तेमाल होता है? डू, डज, डिड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब। डू, डज, डिड। मसलन आई डू नॉट गो, डू नॉट के बाद क्या आ रहा है? गो क्या है? मेन वर्ब। ठीक है, he does not write, he does not write a story। does के बाद क्या आ रहा है?
राइट, राइट क्या होता है? और ही डिड नॉट सी द एलिफेंट, ही डिड नॉट सी। अब डिड नॉट के बाद क्या आ रहा है? सी। सी क्या है? ये आपने ज़हन में रखना है कि जब 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 भी ये डू, डज, डिड बतौर ऑक्सिलरी वर्ब आएंगे तो इनके बाद मेन वर्ब का आना जरूरी है। क्लियर? अच्छा, अब यही डू, डज, डिड जो है ये बतौर मेन वर्ब भी इस्तेमाल हो जाते हैं। लाजमी नहीं कि आप इनको ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे ही इस्तेमाल करें, ये मेन वर्ब के तौर पे भी आते हैं। लेकिन याद रखिए कि जब ये मेन वर्ब के तौर पे आएंगे तो फिर इनके बाद और मेन वर्ब नहीं आएगा, इनके बाद फिर खुद नाउन आएगा। मसलन आई डू वर्क, आई डू वर्क, आई डू जॉब। अब ये वर्क क्या है? नाउन है ना, यानी अब इसके बाद मेन वर्ब नहीं आ रहा। क्लियर? जब जब इनके बाद यानी ऑक्सिलरी यानी डू, डज, डिड के बाद मेन वर्ब ना आ रहा हो तो फिर ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होते, फिर ये क्या होते हैं? मेन वर्ब होते हैं। अच्छा, इसी तरह आप बी को देखिए। मैं अगर नहीं भी समझ आई तो मैं आपको मजीद डिटेल, जब तक आपको क्लियर नहीं होगी हम आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, एक एक चीज क्लियर होगी। थोड़ा सा आप देख लें बी क्या होता है। बी ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे किस तरह इस्तेमाल होता है? बी की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है ना एज एन ऑक्सिलरी वर्ब, वो है इज आर एम। क्लियर? बी की एज एन ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट फॉर्म क्या होती है? इज आर एम। बी की एज एन ऑक्सिलरी वर्ब पास्ट फॉर्म क्या होती है? वाज वर्ब। वेल डन। और इसकी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म क्या होती है? बी डबल ई एन, बीन। क्लियर? तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या है जी? इज आर एम। बी की सेकंड फॉर्म क्या है? और बी की थर्ड फॉर्म क्या है? अच्छा, अब ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जिनमें हम बात किया करेंगे, वो ज़हन में रखिएगा। V1, अगर मैं कहूं V1 इसका मतलब क्या होगा? वर्ब की पहली फॉर्म। V2, V3, V4 ING, V5 SES। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ जब SES, गो का गोज, कम का कम्स, ये V5 है। क्लियर जी? तो अब हम इज आर एम, वाज वर्ब, हैज और बीन, इनको बतौर ऑक्सिलरी इस्तेमाल करेंगे तो इनके बाद भी मेन वर्ब जरूरी है। मसलन ही, शी इज प्रेसिंग द क्लॉथ्स, शी इज प्रेसिंग द क्लॉथ्स। अब प्रेस करना क्या होता है? मेन वर्ब है ना, इसके बाद आ गया ना मेन वर्ब। आई एम लुकिंग एट द पिक्चर। आई एम, एम के बाद कौन सा वर्ब आ रहा है? मेन वर्ब आ रहा है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा अहम बात कि अगर इनके बाद भी मेन वर्ब नहीं आ रहा, कोई नाउन या एडजेक्टिव आ रहा है, तो फिर ये भी मेन वर्ब बन जाएंगे। इज मेन वर्ब बन सकता है। मसलन मैं अगर कहूं कि शी इज आ स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है? नाउन है ना, नाम है ना किसी चीज का। शी इज अ स्टूडेंट, यहां पे इज क्या है? इज यहां पे मेन वर्ब है, यहां पे इज ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। शी इज लुकिंग एट द पिक्चर, अब इसमें क्या है? शी इज लुकिंग, इसके बाद क्या आ रहा है? मेन वर्ब आ रहा है, तो लिहाजा इज क्या होगा? ऑक्सिलरी वर्ब होगा। वेल डन। अच्छा, अगर मैं कहूं ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर, तो वाज क्या होगा? मेन वर्ब होगा। अगर मैं कहूं कि ही वॉज रनिंग आफ्टर द थीफ, ही वॉज रनिंग, तो फिर वाज ऑक्सिलरी वर्ब है। चले हम जरा बीन को भी देख लें तेजी से। बीन, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग,
ही हैज बीन, जरा एनालिसिस किया करें फिक्रे का। ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, बीन प्लेइंग। अब बीन के बाद क्या आ रहा है? प्लेइंग क्या है? प्ले मेन वर्ब है ना, एक्शन वर्ब है ना, एक्शन को जाहिर कर रहा है ना। अच्छा, अब ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्ले, तो ये यहां पे बीन क्या हुआ? ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा, अगर मैं कहूं ही हैज बीन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर 5 years, इस पे गौर करें फिक्रे पे। ही हैज बीन द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर 5 years, तो ये क्या होगा जी? ये मेन वर्ब होगा, चूंकि बीन के बाद प्रेसिडेंट आ रहा है। क्लियर? अच्छा, चलिए अब हम जरा तीसरा जो मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, इसे भी देख लेते हैं। हैव की भी यही सूरत हाल है। हैव के बाद अगर ये ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे आ रहा है तो इसके बाद V3 का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये प्लीज जरा समझे, जिनको ना समझ आए मुझसे 100 दफा पूछे, 100 से भी ज्यादा दफा पूछे, लेकिन मैं फिर वही बात कि आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर आस्क और आंसर। यस, दरमियान का कोई ऑप्शन नहीं। अभी तो मैं आपको से बात कर रहा हूं ना, जब मैं पूछना शुरू करूंगा फिर मैं देखूंगा कि आपको। तो हैव भी, हैव जब बतौर ऑक्सिलरी वर्ब आता है तो इसके साथ हमेशा मेन वर्ब आता है और वो V3 में आता है, तीसरी फॉर्म। मसलन आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, डन मेन वर्ब है। आई हैव अ पेन, नहीं, आई हैव डन माई वर्क, डन, आई हैव डन माई वर्क, हैव क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है ना। आई हैव अ पेन, क्योंकि हैव के बाद नाउन आ रहा है, पेन, यहां पे हैव मेन वर्ब है। अच्छा, आप बताइए, आई हैव हैड अ ड्रीम, गौर करें फिक्र, आई हैव हैड अ ड्रीम, क्या मेन वर्ब है इनमें? दोनों मेन वर्ब है जी। आई हैव हैड अ ड्रीम, बताएं, गौर करें, थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है आम जी। जो हैव होगा वो क्या होगा? वेरी गुड, वो ऑक्सिलरी वर्ब है। और हैड V3 है ना, वो मेन वर्ब होगा। आई हैव हैड टी, आई हैव हैड टी, हैव फिर वही ऑक्सिलरी वर्ब होगा और हैड मेन वर्ब होगा। क्लियर होगी जी यहां तक बात? आपको ऑक्सिलरी वर्ब समझ में आ गया? हाँ जी, जरा ऊंची बताइए। V1 कहते हैं जी वर्ब की पहली फॉर्म को, V2 कहते हैं वर्ब की दूसरी फॉर्म को, V3 कहते हैं वर्ब की तीसरी फॉर्म को। मसलन V1 क्या है? गो, V2 क्या है? वेंट, V3 क्या है? गॉन, V4 क्या है? गोइंग, V5 क्या है? गोज। क्लियर? समझ आ गई बात? और कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं? शुरू करने वाले हैं मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं। कल हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी देखी थी, ऊपर लिख लें मॉडल वर्ब्स। आज हमने देखना है व्हाट आर द मॉडल वर्ब्स। क्लियर? तो कल आपको प्राइमरी ऑक्सिलरी समझ में आ गई थी, प्राइमरी ऑक्सिलरी समझ में आ गई थी ना। हमने ये पढ़ा था ऑक्सिलरी वर्ब की 2 सूरतें होती हैं। नंबर 1 प्राइमरी ऑक्सिलरी, नंबर 2 मॉडल ऑक्सिलरी। यही पढ़ा था ना। प्राइमरी ऑक्सिलरी हमने पढ़ ली थी जी। नहीं, हमने डू, बी और हैव ये तो पढ़ लिया था ना। तो यही प्राइमरी ऑक्सिलरी है। नाम नहीं बताए थे, सॉरी।
ऑक्सिलरी वर्ब को आप दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। नंबर 1 प्राइमरी ऑक्सिलरी, नंबर 2 मॉडल ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी वो जो हमने कल पढ़ ली थी, डू, बी और हैव, ये 3 प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। इनकी मुख्तलिफ सूरतें भी हमने पढ़ी थी कि इनको मेन वर्ब के तौर पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है और प्राइम ऑक्सिलरी वर्ब के तौर पे। आज हमने पढ़ना है व्हाट आर द मॉडल ऑक्सिलरीज। तो मॉडल ऑक्सिलरीज यहां लिख दीजिए जी। विल, वुड, तेजी से लिख, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, नीड और डेयर, DARE, डेयर, DARE, डेयर, एंड ought to, OUGHT, ought to, ये है मॉडल ऑक्सिलरीज। ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं स्टूडेंट्स। अब मॉडल ऑक्सिलरी ये होती है कि आप जब मॉडल ऑक्सिलरी का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसके फौरन बाद भी मेन वर्ब का आना जरूरी होता है। हम जरा करके देख लेते हैं। आई कैन, कैन मॉडल ऑक्सिलरी में हमने लिखा ना, आई कैन गो, कैन मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके बाद क्या आ रहा है, गो क्या है, मेन वर्ब। आई शैल गो, आई शैल गो, आई विल गो, ही वुड कम, यू शुड टॉक, ही ought to respect his parents, he ought to का मतलब भी होता है चाहिए, ought to। अब ought to में आप सवाल कर सकते हैं कि आप एक तो ये जहन में रखिएगा कि कभी भी मॉडल ऑक्सिलरी के बाद टू का इस्तेमाल नहीं करना। सॉरी, टॉक। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद, ये लिखें, मॉडल ऑक्सिलरी के बाद कभी भी टू का इस्तेमाल नहीं करना। एम आई क्लियर? कभी भी नहीं करना। मॉडल ऑक्सिलरी के बाद अगर आप टू का इस्तेमाल करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन अभी हमने पढ़ा यू ought to go, तो आप सवाल कर सकते हैं कि ये कैसे हुआ फिर, अगर मॉडल ऑक्सिलरी के बाद टू का इस्तेमाल नहीं होना तो फिर हम ought के बाद क्यों टू का इस्तेमाल कर रहे हैं? ought to पूरा ही ought to है, यानी ये मॉडल वर्ब है ही ought to। टू के बगैर ये बन ही नहीं सकता, अकेला ought कुछ नहीं है, समझे? तो अगर हम ought to के बाद फिर टू लगाएं तो फिर तो वो गलत हो जाएगा। ought to go, क्लियर? यू गॉट द पॉइंट? अच्छा, अब नीड, आप हैरान होंगे, नीड को भी हम मॉडल वर्ब के तौर पे इस्तेमाल कर, हालांकि नीड तो मेन वर्ब है ना, नीड। अच्छा, अब नीड को कैसे करते हैं? अगर मैं कहता हूं नीड यू गो देयर, नीड यू गो देयर, नीड यू गो देयर, आप बताइए ये इसका मॉडल वर्ब है या नीड यहां पे मॉडल वर्ब है या मेन वर्ब है? कैसे पता चला? इसके बाद मेन वर्ब आ रहा है। अच्छा, दूसरा देखिए, डू यू नीड अ पेंसिल, यहां पे नीड मेन वर्ब आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसके बाद पेंसिल है जो कि नाउन है, क्लियर? मेन वर्ब उस वक्त जब ये इसके बाद नाउन आए तो तब वो मेन वर्ब होता है, अगर इसके बाद मेन वर्ब आए तो तब ये क्या होता है जी? मॉडल वर्ब होता है। तो अब हम ये तो हो गया हमारा ऑक्सिलरी वर्ब, यानी ऑक्सिलरी वर्ब को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया था, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी।
अब आपसे अमूमन ये क्वेश्चन होता है, व्हाट आर द मॉडल्स, व्हाट आर द इंग्लिश मॉडल्स? क्लियर? व्हाट आर द इंग्लिश मॉडल्स? तो इंग्लिश मॉडल्स ये हैं जो आपके सामने लिखे हुए। है मैं क्लियर? मॉडल्स, ये मॉडल वर्ब्स भी हैं, मॉडल्स भी हैं। है मैं क्लियर? यहां तक कोई क्वेश्चन? चलिए अब हम चलते हैं जी मेन वर्ब की तरफ दोबारा। तो ये अब आपने गौर से समझना है। मेन वर्ब को हम मजीद दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। मेन वर्ब को मजीद दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। क्लियर? नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब। नंबर 2 इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? ट्रांजिटिव वर्ब, नंबर 2 इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? अच्छा, ट्रांजिट का लफ्जी मतलब क्या होता है? आपने कभी लफ्ज पढ़ा ट्रांजिट? ट्रांजिट का मतलब होता है कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी दर बदर, कभी उनके दर, गमे जिंदगी तेरा शुक्रिया में कहां कहां से गुजर गया। है मैं क्लियर? ये ट्रांजिट है कि गुजर जाना। ट्रांजिट का मतलब होता है गुजर जाना, चले जाना, आगे निकल जाना। इन ट्रांजिट का क्या मतलब होता है? जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, ये इन ट्रांजिट है। रुके तो हम कोहे गिरा हो गए। क्लियर? जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए, आगे ट्रांजिट है। रहे यार, हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। है ना? सही है ना? जो चले तो, जो रुके तो कोहे गिरा थे हम, ये क्या है? इन ट्रांजिट। जो चले तो जहां से गुजर गए, ये क्या है? ट्रांजिट है। वेरी गुड, वेल डन। रमे यार, रहे यार, हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। ठीक है? अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? जो गुजर जाए, जो जहां से गुजर जाए, जो गुजर के ऑब्जेक्ट तक आए। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट का आना जरूरी हो। अगर ऑब्जेक्ट ना आए तो फिक्रा मुकम्मल नहीं होता। क्लियर? मिसाल के तौर पर मैं बोलता हूं एक फिक्रा कि आई कट। क्या बोल रहा हूं जी? तो आप क्या समझते हैं कि ये फिक्रा मुकम्मल है? नहीं मुकम्मल। क्यों मुकम्मल नहीं? ऑब्जेक्ट पता ही नहीं क्या काटना है। आपको घरों में एक अक्सर फिक्रा सुनने को मिलता होगा, तेरी जुबान काट देनी। ये जब जुबान तक जब तक नहीं आते हम ट्रांजिट करते, कट से जुबान तक ट्रांजिट करना, तो फिर तो ये फिक्रा मुकम्मल नहीं होता ना। ट्रांजिटिव वर्ब होते ही ये है, क्या होता है जी? जो आगे ऑब्जेक्ट तक पहुंचे, अदरवाइज फिक्रा नामुकम्मल है। मिसाल के तौर पर इसकी एक दो और मिसालें देख लेते हैं। आप दें कोई मिसाल। आई रेज, रेज होता है उठाना। आई रेज, मैं उठाता हूं। फिक्रा मुकम्मल है? नो। आई रेज फिंगर, आई रेज हैंड, आई रेज क्वेश्चन, आई रेज क्वेश्चन। क्लियर? ये है ट्रांजिटिव। शी ओपन्ड, फिक्रा मुकम्मल है? कैसे होगा मुकम्मल? शी ओपन द डोर। ये है ट्रांजिटिव वर्ब। अब इंट्रांजिटिव क्या होता है? जो वहीं पे रुका जाए, कोहे गिरा बन जाए। जो रुके तो कोहे गिरा थे हम। क्लियर? जो वर्ब पे ही रुक जाए और फिक्रा मुकम्मल कर ले, वो क्या होगा?
इंट्रांजिटिव होगा। मसलन द चाइल्ड लाफ्ड। अब बताइए फिक्रा मुकम्मल है या नहीं? शी लाफ्ड, फिक्रा मुकम्मल है या नहीं? शी लाफ्ड, फिक्रा मुकम्मल है या नहीं? हर रोज का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। वाह, तन्हाई के लम्हों में कभी रो भी लिया कर। ऐ दिल तुझे दुश्मन की भी पहचान कहां है, तू हल्का यारा में भी मोहतात रहा कर। क्या जानिए क्यों तेज हवा सोच में गुम है, खाबीदा परिंदों को दरख्तों से उड़ाकर। इस शब के मुकद्दर में सहर ही नहीं मोहसिन, देखा है कई बार चिरागों को बुझाकर। है ना? तो ये शी लाफ्ड, स्टेटिव वर्ब एंड एक्शन वर्ब। अब थोड़ी सी चंद एक बातें स्टेटिव वर्ब के हवाले से ज़हन में रखिएगा। स्टेटिव वर्ब कभी भी आप इसे एज अ वर्ब प्रोग्रेसिव फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। वर्ब की प्रोग्रेसिव फॉर्म क्या होती है? यानी V4 में। व्हाट इज V4? वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ING। स्टेटिव वर्ब को कभी भी आप V4 यानी ING के साथ इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते कि वो बतौर वर्ब ही इस्तेमाल हो। अगर आप स्टेटिव वर्ब के साथ ING लगाएंगे तो वो वर्ब नहीं रहेगा, वो या एडजेक्टिव हो जाएगा या एक्शन नहीं होगा, एडजेक्टिव हो जाएगा या वो नाउन हो जाएगा। क्लियर? या वो एडजेक्टिव हो जाएगा या वो नाउन हो जाएगा। मिसालें उसकी बहुत सारी है। मसलन आई एम राइटिंग अ लेटर। राइटिंग का क्या मतलब होगा? लिख रहा, रही, रहे, है ना? मैं लिख रहा हूं, रही हूं, है ना? क्लियर? अच्छा, अगर मैं कहूंगा शी इज या ही इज वेरी लविंग, क्या ये लविंग का मतलब मोहब्बत कर रहा होगा? क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा ना, मोहब्बत करने वाला। लविंग सन, आपने सुना कभी? योर लविंग डॉटर। अब लविंग सन, लविंग डॉटर, ये एडजेक्टिव हो जाता है ING लगने से, क्योंकि ये स्टेट वर्ब है या स्टेटिव वर्ब, दोनों नाम है इसके। स्टेट वर्ब है या स्टेटिव वर्ब है। इसी तरह और मिसालें देखें। आपने देखा सी, हमने सी को स्टेट वर्ब कहा था ना, क्योंकि ये जो 5 सेंसेस की चीजें हैं, एक्टिविटीज है, ये क्या होती है? स्टेट वर्ब होती है ना। सभी पता है ना? अगर पता है, अगर नहीं समझ आई तो पूछे। ऑप्शन 2 ही है, आस्क और आंसर। तो अब आप आंसर करें या आस्क करें? सी क्या है? स्टेटिव वर्ब है ना? अच्छा, अब सीइंग क्या होगा? क्या सीइंग का मतलब देख रहा, देख रही होगा? सीइंग का मतलब अ सीइंग पर्सन, देखने वाला शख्स। अ सीइंग आई, देखने वाली निगाह। क्लियर? क्रिएट अ सीइंग आई इन यू, है ना? अपने अंदर देखने वाली निगाह पैदा करें। यू गॉट द पॉइंट? इसी तरह 2-4 और देख लेते हैं। यानी फर्ज कीजिए अगर हमें ये उर्दू है फिक्रे में कि मां बेटे से मोहब्बत कर रही है, आप इसकी इंग्लिश कर रहा रही की वैसे तो इज़ारम प्लस V4 होता है ना। अब यहां क्या करेंगे? मदर इज लविंग हर चाइल्ड, ये गलत होगा। एम आई क्लियर? ये आपको ग्रामर वालों ने नहीं बताया। मदर इज लविंग हर चाइल्ड गलत होगा, क्योंकि लव है स्टेट वर्ब। जब स्टेट वर्ब आए ना प्रेजेंट कंटिन्यूस में, तो आपने उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही करना है। क्या करेंगे? मदर लव्स हर चाइल्ड।
अगरचे रहा रही आ रहा है उर्दू में, और रहा रही को हम आईएनजी के साथ करते हैं। आई एम गोइंग देयर, आई एम राइटिंग अ स्टोरी, ठीक है। ये गो, राइट, ये तो एक्शन वर्ब है ना, इनके साथ तो आईएनजी आ सकता है, लेकिन स्टेट वर्ब के साथ नहीं आ सकता। फिर इसको हम करेंगे मदर लव्स हर चाइल्ड। क्लियर? इसी तरह जी जी, हाँ नहीं हो सकता। शी लुक्स ब्यूटीफुल, शी इज लुकिंग ब्यूटीफुल गलत है जी जी, बिल्कुल गलत, 100% गलत। इसमें कोई डाउट है ही नहीं, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। क्लियर? ये गलत हो जाएगा। शी लुक्स ब्यूटीफुल जी, हाँ ही इज लुकिंग, वो तो ठीक है ना, चूंकि लुक अगर देखने के मीनिंग में आएगा ना तो वो तो एक्शन वर्ब होगा ना, अगर दिखाई देने के मीनिंग में आएगा तो स्टेट वर्ब होगा। हमने पढ़ा था ना पिछली दफा कि शी लुक्स ब्यूटीफुल, वो अच्छी दिखाई देती है। अगर हम कहें शी लुक्स ब्यूटीफुली, फिर क्या होगा? शी लुक्स ब्यूटीफुल, वो अच्छी दिखाई देती है। शी लुक्स ब्यूटीफुली, इसका क्या, ये यहां लुक क्या है? एक्शन वर्ब है ना, बाकियों को समझ नहीं आई जो नहीं बोले। देखिए ना, दिखाई देना एक कैफियत है, देखना एक एक्टिविटी है। मैंने आपको पिछली दफा बताया था सी और लुक में फर्क है। सी होता है आप ऐसे ही निगाह, एक कैफियत का नाम है। सी एक कैफियत का नाम है। अब आप बैठे हुए हैं ना, रोशनी नजर आ रही है आपको, वो आप लुक नहीं कर रहे, आपको नजर आ रही है। और ये रोशनी अगर ना नजर आएगी तो आपकी कैफियत बदल जाएगी, बदल जाएगी ना। आप आंखें बंद करें, अब आप सी नहीं कर रहे तो आपकी कैफियत बदल गई ना। अब आप सी कर रहे हैं तो आपकी कैफियत और हो गई। क्लियर? लिहाजा सी जो है ये क्या है? नहीं, केड़ा वर्ब है? सारे बोलो, सेटे वर्ब। अब हियर क्या है? हियर, अच्छा, और लुक में और सी में फर्क है। लुक आप अपनी एक्शन में है, जब लुक करते हैं तो वो आप अपनी इंटेंशन में देखते हैं, वो आपकी एक एक्टिविटी में आएगा, वो एक्शन वर्ब होगा। सी आपका एक्शन वर्ब नहीं है। सी उस सलाहियत को कहते हैं जो देखने की आपको अल्लाह पाक ने अता की है। क्लियर? सी मीन्स एन एबिलिटी टू सी द थिंग्स, उस एबिलिटी को कहते हैं, ये आपको मिल गई, ये आपकी कैफियत। लेकिन लुक मीन्स निगाह उठा के देखना है। नहीं क्लियर? कैसे निगाह उठा के देखना? जैसे 3 दोस्तों में बहस छिड़ गई कि जनाब जिसे मैं चाहता हूं ना वो मेरे ज्यादा करीब है। दूसरा कहता ना मेरे ज्यादा करीब, तीसरा कहता चल मेरे ज्यादा करीब। कहता चलो तीनों बताते हैं। पहला कहता है मेरी ऐसे करीब है कि दीवार में है तस्वीर यार, जरा आंख उठाई देख ली। कहता वाह। दूसरा कहता है नहीं, वो कहता है दिल में है तस्वीर यार, जरा आंख झुकाई देख ली। तीसरा कहता ना, आंख की पुतली में है तस्वीर यार, जरा आंख दबाई देख ली। तो ये लुक है, ये सी नहीं। क्लियर हुई बात? पता नहीं किस सवाल के जवाब में मैंने इतनी लंबी बात कर दी। आपको समझ आ गई ना इस बात? अब आईएनजी नहीं लगाना हमने इसके साथ, इट इज डन। आपने आईएनजी नहीं लगाना। एक और बात समझाऊंगा आपको, अगर आपकी समझ में आ सके। मैं इसलिए अगर समझ में आ सके की बात करता हूं क्योंकि अभी आपको मैंने एडवर्ब और एडजेक्टिव डिटेल से करवाया नहीं। चले, वैसे तो जो वर्ब को डिफाइन करता है वो एडवर्ब होता है ना? यू नो इट, ये इतना तो पता है ना। अच्छा, स्टेटिव वर्ब को डिफाइन करने के लिए ये बड़ी अजीब बात आपको लगेगी। आपने क्योंकि बचपन से पढ़ा हुआ कि वर्ब के साथ आते ही एडवर्ब, नाउन प्रोनाउन के साथ आते ही एडजेक्टिव है।
लेकिन स्टेट वर्ब के साथ आता ही एडजेक्टिव है, एडवर्ब नहीं आता। मैं उसकी मिसाल आपको देता हूं। शी लुक्स दिखाई देती है, शी लुक्स, बताएं क्या आएगा? शी लुक्स ब्यूटीफुली तो नहीं यहां आ सकता, ब्यूटीफुली आएगा तो एडवर्ब होगा ना, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। शी लुक्स ब्यूटीफुल। अच्छा, अगर मैं कहूं शी लुक्स ब्यूटीफुली, तो फुली एडवर्ब है, फिर यह स्टेट वर्ब नहीं रहा, फिर यहां लुक एक्शन वर्ब हो गया। हमें क्लियर? जी जी। हियरिंग द न्यूज ऑफ, तो यहां पे हियरिंग क्या है मुझे बताएं? नहीं, एक्शन वर्ब ना। हेयर हर हाल में ही स्टेट वर्ब है। यहां आपने आईएनजी लगा के ये साबित करने की कोशिश की कि वर्ब के साथ आईएनजी लगा, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि यहां पे हियरिंग एडजेक्टिव है कि हियरिंग द न्यूज, न्यूज नाउन है। अब वो न्यूज को डिफाइन कर रहे हैं, हियर किया, यहां पे हियरिंग एडजेक्टिव है। क्लियर? जी। लिसनिंग और हियरिंग में फर्क मैं अभी आपको बताता हूं, पहले मैं इस सवाल का जवाब दे लूं। ये जो इकरा ने किया है, देखिए हियरिंग द न्यूज, आपका सवाल यही है ना कि यहां चूंकि ये है भी स्टेट वर्ब और इसके साथ आईएनजी लाके तो ये बन रहा है ना? ये हियरिंग, यहां पे हियरिंग आईएनजी लगा, मैंने आपको बताया कि स्टेट वर्ब के साथ आईएनजी लगे तो वो एडजेक्टिव हो जाता है, वो वर्ब नहीं रहता। यहां पे जो हियरिंग आप लगा रही है तो यहां भी ये एडजेक्टिव हो गया है, यहां ये वर्ब नहीं है। हियरिंग द न्यूज, आप मुझे ये बताएं फिक्रे के स्ट्रक्चर में कभी नाउन से पहले वर्ब आया? नहीं आया ना, नाउन से पहले एडजेक्टिव आता होता है। कैसे एडजेक्टिव आता है? 10 गर्ल्स, 10 क्या है? 10 एडजेक्टिव है, गर्ल नाउन को डिफाइन कर रहा है। हमें क्लियर? ब्यूटीफुल गर्ल एडजेक्टिव है, आगे नाउन आ रहा है। बाटा शूज, बाटा क्या है? स्टाइलो शूज। निशात सूट, समझे है ना? एडजेक्टिव है ना? हियरिंग द न्यूज, न्यूज भी नाउन है ना, तो ये क्या बना यहां पे? हियरिंग एडजेक्टिव बना ना। यू गॉट द पॉइंट नाउ? अच्छा, अब आपका क्वेश्चन कि हियर और लिसन में क्या फर्क होता है? हियर क्या है? हियर ये होता है, आप बैठे हुए हैं यहां पे, ठीक है, बाहर से आके ठस ठस ठस, कोई लोहा कूट रहा है, ठस 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 आवाजें आ रही हैं, और बाहर गाना लगा हुआ है, दूर कहीं सजना ने बुए गिचिक तान नहीं, सजना ने बुए गिचिक तान नहीं। अब ये आपके कानों में आ रहा है, आप हियरिंग तो आप उसको सुनना चाहते तो नहीं थे, आपके कानों में आ गया ना जबरदस्ती, और ये आपकी उस सलाहियत के जरिए आया जो आपको सुनने की कुदरत सलाहियत अता की है। एम आई क्लियर? अब ये जिनको सलाहियत अता हो गई, लिसनिंग वो करेंगे। अब लिसनिंग क्या है? प्लीज, लिसनिंग क्या है? प्लीज, लिसनिंग क्या है जी? तो जैसे सुनना, लिसनिंग ये है कि औरों से सुना तुमने, औरों से कहा तुमने। वो जो औरों से सुना ना, वो जाके जाहिर है तवज्जो से सुना ना। आप ये मेरी बातें सुन रहे हैं, ये आप हियरिंग तो नहीं कर रहे ना, ये तो आप आई इसलिए हैं, इतना सफर तय करके आए हैं। मेरे साथ चलने वाले, तुझे क्या मिला सफर में? वही दुख भरी जमीन है, वही गम का आसमां है, उन्हीं रास्तों में जिन पर कभी तुम थे साथ मेरे।
मुझे रोक रोक पूछा तेरा हम सफर कहा। तो ये जनाब हियरिंग और लिसनिंग में फर्क होता है। यू गॉट द पॉइंट नाउ। और ये भी समझ आ गई कि इसके साथ एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव नहीं आता। आगे आगे चले आगे। एक्शन वर्ब को आप मजीद दो हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक्शन वर्ब विल बी कैटेगराइज्ड इन two types. Number one, non-finite verb. Sorry, number one, finite verb. Number two, non-finite verb. पहले किया है ये पहले? चलिए, finite verb, F-I-N-I-T-E, finite. Finite verb, and number two, नॉन फाइनाइट। ये चल रहा है, फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब क्या होता है जी? फाइनाइट वर्ब होता है, फाइनाइट का लफ्जी मतलब क्या होता है? महदूद। वेरी गुड। वो वर्ब, आप जो बातें कर रहे हैं वो मुझे सुने नहीं, समझ नहीं रहे। जब मैं सुनूंगा तो फिर आप। फाइनाइट वर्ब क्या होता है? महदूद। अब वो वर्ब जो तीन में से किसी भी एक चीज में महदूद हो वो फाइनाइट वर्ब होगा। मसलन किस किस में? नंबर वन, वो टेंस में महदूद हो। नंबर टू, वो सब्जेक्ट, किसी खास सब्जेक्ट में महदूद हो, यानी काम करने वाला कोई खास हो। नंबर थ्री, किसी मूड में महदूद हो। मूड क्या होते हैं? इंपेरेटिव मूड होता है, हुक्मिया मूड। डिस्क्रिप्टिव मूड होता है जिसमें हम किसी की खूबी बयान करते हैं, खामी। इंट्रोगेटिव मूड होता है। ठीक है, तेरा चंगा रहेगा मूड कुड़े, तू खाला बर्गर फूड कुड़े, तेन पढ़ना लिखना आंदा नहीं, तू गुड नू आखे गूड कुड़े, तेन मिस कंडक्ट भी कहते ने, चला तेरा एटीट्यूड कुड़े, है ना। तो ये तीन चीजों में से किसी भी एक चीज में महदूद हो जाए वर्ब, तो वो क्या होता है? वो फाइनाइट हो जाता है। मसलन ही राइट्स, अब ये दो चीजों में महदूद हो गया। टेंस, टेंस मीन जमाना। जमाने में टेंस का मतलब होता है जमाना, यानी वो हाल में हो, माजी में हो या मुस्तकबिल में, किसी भी जमाने में महदूद हो जाए तो वो क्या होता है जी? फाइनाइट। मसलन ही राइट्स, अब ये दो चीजों में महदूद हो गया। राइट, एक तो सब्जेक्ट में, इसका सब्जेक्ट है ही, ठीक है। दूसरा जमाना भी है, हमें कैसे पता चला जमाना भी है? ऐसे लगा राइट्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही रोट, पास, ये भी दो चीजों में महदूद हो गया, ठीक है। ही विल राइट, फ्यूचर। ये सारे क्या है? अच्छा, इसमें आपने पूरा फिक्रा नहीं देखना, सिर्फ वर्ब देखना है कि वो वर्ब जो इन तीन चीजों से आजाद होगा वो नॉन फाइनाइट होगा। उसका कोई टेंस ना हो, वो सारे जमानों के लिए हो। उसका कोई खास डूअर ना हो, एजेंट, सब्जेक्ट को एजेंट भी कहते हैं, याद रखिएगा। उसका कोई खास एजेंट ना हो, यानी उसका कोई काम करने वाला ना हो, सारे सब पर वो, सारी दुनिया पर इतलाक होता हो उसका, और वो किसी खास मूड में ना हो। मसलन स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। स्मोकिंग क्या मतलब होगा? स्मोकिंग का सिगरेट पीना, क्लियर? सिगरेट पीना किसके लिए? सबके लिए, है ना। किसके लिए बुरी बात है? सबके लिए सिगरेट पीना। अच्छा, कब पीना? किसी भी जमाने में। अब ना तो इसका कोई सब्जेक्ट है, ना कोई जमाना है, और ना कोई मूड है, क्लियर। लिहाजा यहां स्मोकिंग जो है ये क्या होगा? नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। मूड की निशानी ये होगी जी
डू यू सी अ एलिफेंट इन द जू? यहां क्या है? इंट्रोगेटिव मूड है ना? व्हाट डू यू सी इन द जू? इंट्रोगेटिव मूड है ना? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, इंपेरेटिव है ना, हुक्म है, ऑर्डर है। जब तेरा हुक्म मिला तर्क मोहब्बत कर दी, दिल में अगर इस पे वो धड़का के कयामत कर दी। अब तो दुश्मन के इरादों पे भी प्यार आता है, तेरी ये उल्फत में मोहब्बत मेरी आदत कर दी, है ना? तो हुक्म बहा की अश्क में आंखों को लाल हमने किया, किसी के हुक्म का कितना ख्याल हमने किया। वो कह गया था कि 1 साल इंतजार करो, यही था काम मगर पिछले साल हमने किया। हमारी नस्ल के तन पर अजाब उतरेंगे अगर तलाश ना रिज़्क़े हलाल हमने किया। समझे है ना? अच्छा, अब यहां तक क्लियर होगी बात कि फाइनाइट क्या होता है, नॉन फाइनाइट नहीं करता जी, सब्जेक्ट होता ही नहीं उसमें। नॉन फाइनाइट में अगर किसी भी फिक्रे वर्ब का सब्जेक्ट होगा ना, देखिए हमेशा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, ठीक है ना? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्या मुराद है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मुराद ये है कि अगर हम ही कहेंगे तो उसके साथ राइट्स आएगा, अगर हम दे कहेंगे तो राइट आएगा। अब ये राइट्स और राइट किसकी वजह से चेंज हुए? सब्जेक्ट की वजह से हुए ना। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। और वर्ब का अगर कोई सब्जेक्ट होगा तो वो नॉन फाइनाइट नहीं हो सकता वर्ब, वो फिर फाइनाइट हो जाएगा क्योंकि वो एक शख्स के लिए महदूद होगी। अब मैं फर्ज करें कहता हूं स्विमिंग इज एन आर्ट, स्विमिंग इज एन आर्ट। अब बताइए यहां स्विमिंग क्या है? तैरना। अमूमन हमेशा ना होगा, अमूमन ना जिसके आगे आ जाता है ना वो नॉन फाइनाइट होता है। नॉन फाइनाइट होता ही वो है जो किसी भी टेंस का ना हो। जैसे मैंने आपको बताया स्विमिंग इज एन आर्ट, स्विमिंग माजी में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में भी आर्ट था, स्विमिंग आज भी आर्ट है और स्विमिंग क़यामत तक आर्ट रहेगा। अच्छा, अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपने नहीं किया। जी जी जी, फ्लाइंग बर्ड्स लुक ब्यूटीफुल। चले हम परिंदों को देख लेते हैं। फ्लाइंग बर्ड्स लुक ब्यूटीफुल, उड़ते हुए परिंदे। क्या यहां पे फ्लाइंग बर्ड्स जो है ये इसका कोई सब्जेक्ट है? जी नहीं है ना। उड़ते हुए, कब उड़ते हुए ये भी नहीं ना है, तो ना इसका जमाना है, ना सब्जेक्ट है, ना मूड है। फाइनाइट 3 सूरतों में पाया जाता है हमेशा। नंबर 1 जेरेंड में पाया जाता है, नंबर 2 ये पार्टिसिपल में पाया जाता है, और नंबर 3 इंफिनिटिव में पाया जाता है। अब इनमें फर्क क्या होगा ये अभी टाइम नहीं है, कल आपको इंशाल्लाह हम इसी को डिस्कस। अच्छा जी, हम देख रहे थे स्टूडेंट्स, हम देख रहे थे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब, और फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में हम जेरेंड और पार्टिसिपल पढ़ रहे हैं। अब आपने पूरा जैसे आपका एक भरपूर फुल ऑफ लाइफ और फुल ऑफ एक्साइटमेंट आपका रिस्पॉन्स होता है ना, वैसे ही रखना है। तो हमने क्या देखा था, जेरेंड क्या होता है, व्हाट इज जेरेंड? पढ़ लिया था हमने। चले अच्छा, अब नॉन फाइनाइट वर्ब की 3 सूरतें होती, बल्कि 4 कह लीजिए। नॉन फाइनाइट वर्ब की 4 सूरतें होती। नॉन फाइनाइट तो समझ में आ गया हुआ है ना, कि जो किसी सब्जेक्ट का पाबंद नहीं होता। नंबर 2 किसी टेंस का पाबंद नहीं होता। नंबर 3 किसी मूड का पाबंद नहीं होता। क्लियर? हमने कई मिसालें देखी थी कि ही वेंट टू द रिवर,
He went to the river. ये कौन सा है? ये फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है? जी सभी बताया ना? फाइनाइट। कैसे फाइनाइट है ये? इसमें सब्जेक्ट भी है और टेंस भी है। तो बाकियों को समझ नहीं आई जो खामोश है? अगर नहीं आई तो बताएं। आपके पास दो ही ऑप्शन है, आस्क और आंसर, बस। खामोश रहने का ऑप्शन नहीं है आपके पास। साइलेंस इज नॉट एन ऑप्शन। ओके, साइलेंस इज नॉट एन ऑप्शन जी। तो अच्छा, स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, ये कौन सा है? नॉन फाइनाइट। ये नॉन फाइनाइट क्यों है? क्योंकि इसमें ना तो कुछ सब्जेक्ट है। अब नॉन फाइनाइट की 4 सूरतें होती हैं। नंबर 1, या तो ये जेरेंड होता है, या तो ये जेरेंड होता है। नंबर 2, या ये पार्टिसिपल होता है। इकरा जुल्फकार या ये पार्टिसिपल होता है। नंबर 3, या ये इंफिनिटिव होता है। नंबर 4, या ये बेयर इंफिनिटिव होता है। 4 सूरतें। अब फिर मैं बताता हूं आपको। 4 सूरतें होती हैं नॉन फाइनाइट वर्ब की। नंबर 1, या ये जेरेंड होगा। नंबर 2, या ये पार्टिसिपल होगा। नंबर 3, या ये इंफिनिटिव होगा। नंबर 4, बेयर इंफिनिटिव होगा। अब हम इनको बारी बारी जरा समझ लें कि ये क्या होते हैं। जेरेंड को हम वर्बल नाउन भी कहते हैं। ओके, जेरेंड इज ऑल्सो कॉल्ड वर्बल नाउन। जब हम मेन वर्ब को आईएनजी लगाकर नाउन बना दें, फिर देखिए, जब हम मेन वर्ब को when the main verb with the addition of ing is transformed into noun, that becomes gerund. Clear? यानी जब मेन वर्ब ing लगकर नाउन बन जाए तो वो क्या होता है जी? मसलन स्मोक क्या है? नहीं, he smokes cigarette. He smokes cigarette. वर्ब है ना? हम इसको सिगरेट पीने के मीनिंग्स में ला रहे हैं ना? ठीक है। He smokes cigarette. स्विम क्या है? सभी बताया करें ना? स्विम क्या है जी? वर्ब है। अच्छा, अगर हम कहेंगे स्विमिंग इज एन आर्ट, ये क्या हो जाएगा? जेरेंड। और ये जो जेरेंड है ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो। Am I clear? ये जेरेंड क्या होगा? नॉन फाइनाइट वर्ब। इसी तरह देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब यानी जेरेंड की और मिसालें देखिए कि रीडिंग, रीड क्या है? रीड क्या है जी? मेन वर्ब है। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, जेरेंड। और ये याद रखिए कि ये निशानी उर्दू में ज़हन में रख लें कि जब हम वर्ब को आईएनजी लगाकर जेरेंड बना देंगे ना, तो उसका फिर मतलब ना होगा, ना, यानी उर्दू में ना होगा। पढ़ना एक अच्छी आदत है, खेलना एक अच्छी आदत है, तैरना एक फन है, सिगरेट पीना बुरी आदत है, शोर मचाना अच्छी आदत है, लड़ना
क्लियर हुई बात जी? सोना, हाँ, बहुत। तो ये अच्छा, दूसरा है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है स्टूडेंट्स? पार्टिसिपल होता है जब हम मेन वर्ब को, व्हेन अ मेन वर्ब with the addition of ing or ed या v3 is transformed into adjective, that becomes participle. तो अब आपने जेरेंड और पार्टिसिपल में फर्क देखा। जेरेंड क्या होता है? जब नाउन, जब वर्ब को हम नाउन बना दें, और जब हम वर्ब को आईएनजी लगाकर या उसकी V3 के साथ एडजेक्टिव बना दें, तो फिर वो क्या बन जाता है जी? वो पार्टिसिपल बन जाता है। अब जरा उसकी मिसालें कुछ देख लेते हैं। I saw some flying birds in the air. Flying birds. अब कैसे पता चला कि ये एडजेक्टिव है या नाउन है? फ्लाइंग के साथ नाउन आ रहा है ना, बर्ड। क्लियर? तो उर्दू में अगर आप निशानी चाहें तो उसका फर्क ये होगा कि जब हम जेरेंड बनाएंगे तो उसके उर्दू में तर्जुमा बनेगा नाम, इसका बनेगा हुए, हुई। ठीक है? मैंने उड़ते हुए परिंदे देखे। Am I clear? मैंने रोती हुई लड़की देखी। I saw weeping girl. Clear? I saw crying girl. समझ आई ना बात? यहाँ पे क्राइंग हुए, हुई, तो ये एडजेक्टिव है और ये क्या होगा? पार्टिसिपल। आज आपका जरा रिस्पॉन्स लो है, मेरा ख्याल नाश्ता नहीं करके आए, है ना? तो रिस्पॉन्स आपका, आपके रिस्पॉन्स से जरा क्लास अच्छी बनती। तो क्या होगा जी? ये पार्टिसिपल होगा। यू गॉट द पॉइंट? अच्छा, पार्टिसिपल होते हैं दो तरह, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल तब बनता है जब हम आईएनजी लगा के बनाएं। पास्ट पार्टिसिपल तब बनता है जब हम V3 से बनाएं, यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म से। उसकी मिसाल भी देख लें। उसकी मिसाल ये है कि आप दें कोई मिसाल उसकी। There are many well-defined subject. well-defined subject. Well done. देखिए, well-defined subject, defined subject. Subject क्या है? Subject Noun है। Defined, defined और उसका adjective नाम। हमने define को ed लगा के उसका adjective बनाया ना, तो ये क्या बन जाएगा फिर? पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। Am I clear? Spoken words. Yes sir. Spoken words. Written draft. ये spoken word क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। Written draft क्या है? क्योंकि ये V3 से बन रहा है ना, एडजेक्टिव बन रहा है, मेन वर्ब को हम एडजेक्टिव बना रहे हैं। हाँ जी? ऑर्गेनाइज्ड रूम। वेल डन। और बनाए पार्टिसिपल्स, बनाए ऑर्गेनाइज्ड रूम, Well settled career. सेटल्ड करियर, डिसिप्लिन्ड क्लास, है ना? Decorated chairs. डेकोरेटेड चेयर्स। वेल डन। Colored books. कलर्ड बुक्स। वेल डन। Painted walls. पेंटेड वॉल्स। वेल डन। ठीक है जी? तो Sir respected sir क्या है? बिल्कुल रिस्पेक्टेड सर,
यहाँ रिस्पेक्टेड पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल क्लियर, रिस्पेक्टेड सर क्लियर। अच्छा अब हम कुछ मिसालें देखते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। ड्रॉनिंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ, ड्रॉनिंग मैन कैचेज एट अ, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, है ना जी, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ये हो गया हमारा जेरेंट। और अच्छा, और पार्टिसिपल भी क्या होगा? नहीं, प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल दोनों क्या होंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। क्या होंगे जी? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तीसरा है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव वो होता है जब आप टू लगा देते हैं, मेन वर्ब को टू लगा के उसे नाउन बना देते हैं। क्लियर? मेन वर्ब को टू लगा के नाउन बना देते हैं तो वो बन जाता है इन्फिनिटिव। मसलन आई वॉन्ट टू गो टू अमेरिका, आई वॉन्ट टू गो। वो अकेली ही हनीमून मनाने चल दी, हम एयरपोर्ट पे चिल्लाते रहे जाना जाना। लोग इसको तेरी तीरा निगाही समझे। तीरा निगाह समझते ना, तीखी निगाह। तू तो बचपन ही से महंगी है ना जाना। तो टू, आई वांट टू गो, ये जो टू गो है इसका अगर आप उर्दू में तर्जुमा करेंगे तो क्या होगा? मैं जाना चाहूँ, जाना। तो मैंने आपको बताया था ना कि नाउन का जब हम बनाते हैं उसको उसका जो बनाते हैं ना जी जेरेंट, तो उसका मतलब फिर ना होता है, ना। Is there any condition to change the rule to use first form with to always? मतलब कभी हम इसे किसी और फॉर्म के साथ यूज कर सकते हैं? टू को जी, टू is never used with any other form of verb. Only we can use somewhere. We can use to with V4. How we can use it? I just tell you. Okay? V4 क्या होता है? बताइए V4 क्या होता है? आज तो आप नींद में हैं, है ना? चले आप, मैं 1 मिनट रुकता हूँ, आप जरा आंख लगा लें। तो अच्छा, अब ये जरा देख लें, आई वॉन्ट टू गो। अच्छा, और मिसालें देखते हैं। शी इज रेडी टू कम हियर, शी इज रेडी टू कम। टू कम क्या है जी? इन्फिनिटिव है भाई, क्लियर? Yes sir. अच्छा, अब ये याद रखिए कि बहुत सारी जगहों पर तो टू हम इन्फिनिटिव बनाने के लिए मेन वर्ब से पहले लगाते हैं। ओके? ये जरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताने लगा। बहुत सारी जगहों पर हम मेन वर्ब के साथ टू इन्फिनिटिव बनाने के लिए लगाते हैं भाई, क्लियर? जैसे मैंने अभी आपको मिसालें दी, he wants to come here, आप वाना शाना भी लिख देते हैं, लिख देते हैं ना? वो इंटरनेट पे वाना वो दे, वो वाना शाना तो आपका ही है। I wish to come here, he दे मिसाल, आप दे मिसाल इन्फिनिटिव। I want to sing the song. I want to sing the song, और अब वांट के अलावा देना, वांट के अलावा देना। I want to I like to invite you. I like to invite you, कब? He comes to attend the party.
Eat. Gears up to attend the party. To attend the party. बिल्कुल ठीक. आओ. She speaks to confirm her truth. कुछ कह लें? I write to convey my message. Clear? ये सारे टू जो है ये हम इंफिनिटिव बनाने के लिए यूज करते हैं, लेकिन और ये याद रखिए, जब भी टू इंफिनिटिव बनाने के लिए आएगा, ये निशानियां याद रखें, तो उसके फौरन बाद मेन वर्ब का आना जरूरी है। लेकिन बाज़ औक़ात टू प्रेपोजिशन के तौर पे भी आता है, बाज़ औक़ात टू प्रेपोजिशन के तौर पे भी आ जाता है। और याद ये रखें कि प्रेपोजिशन के बाद मेन वर्ब नहीं आया करता, प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है। वेल डन। प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है जी? नाउन आता है। तो उसकी मिसाल देखते हैं। आई लुक फॉरवर्ड टू कमिंग यू। अब देखिए टू के बाद आपका किसने क्वेश्चन किया था? हाँ जी, कश्फ ने। आई लुक फॉरवर्ड टू कमिंग यू, हमने यहाँ कमिंग लगा दिया कश्फ। आपका क्या नाम है? KASHF। हाँ, अब वो कश्फ तो नहीं ना रहा, बदल गया है ना। अच्छा, तो क्या आएगा जी? आई लुक फॉरवर्ड टू कमिंग। यहाँ क्यों आया बताइए मुझे, आपका इम्तहान। ING क्यों लगाया? फॉरवर्ड टू के बाद क्यों आया जी? देखिए ना, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे लुक फॉरवर्ड टू है प्रेपोजिशन। गौर से सुनिए, अब प्रेपोजिशन के बाद वर्ब तो आ नहीं सकता, क्या आता है? हमने मेन वर्ब को ING लगा के जेरेंड कर दिया, यानी नाउन बना दिया, कमिंग कर दिया उसे। अब ये वर्ब नहीं रहा, अब ये बन गया नाउन, चूंकि जेरेंड नाउन होता है, वर्बल नाउन होता है। तो इसलिए हमने वो कंडीशन पूरी कर दी कि प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है। कोई ऐसी सिचुएशन भी होती है कि टू टाइम यूज हो। टू टाइम्स क्या? दो दफा टू का इस्तेमाल करें एक ही सेंटेंस। ये और टू सर टू पेरेंट्स। और टू। अब और टू क्या है? ये मॉडल ऑक्सिलरी है ना। तो टू का दो दफा इस्तेमाल होता है। टू का दो दफा नहीं इस्तेमाल होता है, टू का नहीं दो दफा इस्तेमाल होगा, कहीं भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। जब तक आपकी नब्जें चल रही हैं, टू का इस्तेमाल दो दफा नहीं होगा, बात की कोई गारंटी नहीं। यू गॉट द पॉइंट? आई वांट टू, एक देखिए ना दरमियान में गो आ गया ना, एक फिक्रे में तो दो दफा आप लगा सकते, एक फिक्रे में तो तीन दफा भी लगा सकते। अच्छा, अब ये पूछ, हाँ जी, मैंने समझा शायद आप पूछ रही कि आई वांट टू वो नहीं आना। वैसे एक फिक्रे में तो आप तीन दफा भी लगा सकते। सर इसकी फिर क्या कंडीशन है? आई वांट टू गो टू स्कूल। देखिए, आप देखिए, आप यहाँ पे जो पहला टू है ना, एनालिसिस करें जरा, समझे इसे। बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है आपका। आई वांट टू गो, पहला टू किस लिए आया? सभी बताया करें ना, याद हो। हाँ, पहला टू किस लिए आया? दूसरे टू के बाद क्या आ रहा है? टू गो। जब नाउन आता है तो वो टू क्या होता है? वो प्रेपोजिशन होता है। तो समझ आई बात? पहला टू यहाँ पे नाउन है, इंफिनिटिव बनाने के लिए आ रहा है, दूसरा टू प्रेपोजिशन बनाने के, प्रेपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। यू गॉट द पॉइंट? अच्छा, अब है जी लास्ट बेयर इंफिनिटिव। यहाँ तक समझ आ गई? चले आगे। कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। टू के बाद जो जेरेंड आ रहा है, देखिए लुक फॉरवर्ड टू, अब दो तरह का नाउन होता है, गौर से सुनिए।
नाउन होता है दो तरह, एक नाउन वो जो जेन्युइन ओरिजिनल नाउन होता है, जैसे हमने अभी स्कूल देखा, स्कूल ओरिजिनल नाउन है। बाज़ औक़ात हमें नाउन बनाना पड़ता है, और वो नाउन हम कैसे बनाते हैं, उसको फिर हम वर्ब को जेरेंड में तब्दील करके नाउन बनाते हैं। क्लियर? वो इसलिए बनाते हैं क्योंकि कुछ रूल्स फिक्स्ड है ना, और ये भी रूल फिक्स्ड है कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन ही आना, आप वर्ब नहीं लगा सकते। तो फिर हमें मजबूरी ये हो जाती है कि जब प्रेपोजिशन के बाद आ वर्ब रहा हो तो हमने वर्ब तो लगाना नहीं, फिर हम उसे आईएनजी लगा के नाउन में चेंज कर देते हैं, जेरेंड बना देते हैं। इसलिए अब लुक फॉरवर्ड टू, ये एक प्रेपोजिशन है। यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. He looks forward to coming here. और मैं मिसाल देता हूं, he is used to coming here. He is used to, आपके लिए ये फिक्रा नया हो सकता है ना? Auxiliary verb है ना? हाँ जी, Used to जो or to की तरह model auxiliary verb होता है। दो यूज टू जो है ना जी, मॉडल ऑक्सिलरी है। जब ये मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे आएगा, हाँ जी, मॉडल ऑक्सिलरी ही यूज टू, ये देखिए एक तो यूज टू जो होता है ना वो पास्ट के लिए आता है, वो आया करता था, उसमें तो सिंपल है, ही यूज टू कम हियर। यहाँ पे जो यूज टू है, ये यहाँ पे जो यूज टू है ये मॉडल ऑक्सिलरी के तौर पे आ रहा है। Am I clear? Yes, sir. अच्छा, एक है वो ये काम करने का आदी है। Habitual past. हाँ जी, नहीं, हैबिचुअल पास्ट तो हमने पहले पढ़ा ना, he used to come here, वो यहाँ आया करता था। यहाँ पे used to मॉडल ऑक्सिलरी है। कैसे पता चला कि मॉडल ऑक्सिलरी है, कि इसके बाद क्या आ रहा है? Used to come here. Used to come here. She used to sing a song. I used to write a letter. Main verb आएगा ना इसके बाद? हाँ जी, Main verb मेन वर्ब आ रहा है ना? Yes, sir. तो जब किसी के बाद मेन वर्ब आए तो वो क्या होता है? वो ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना, मॉडल वर्ब होता है, Yes, sir. वो मॉडल वर्ब होता है। नहीं समझ आ रही ना? आगे सर. आ गई है? तो ये आप कुछ चीजें ना अपने जहन में फिक्स कर लेंगे कि अगर इसके बाद मेन वर्ब आ रहा है तो ये मॉडल ऑक्सिलरी है, अगर टू के बाद मेन वर्ब आ रहा है तो वो इंफिनिटिव है। समझ आई है बात? She used to come here, यहाँ used to, यहाँ टू अलग नहीं है, used to, इसलिए हम उस टू को इंफिनिटिव के तौर पे नहीं ले रहे। यहाँ पे पूरी मॉडल ऑक्सिलरी ही used to है, जैसे वहां पे are to थी। आपको नहीं समझ नहीं आ रही है? मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, घबराना नहीं, मैं बताता हूँ, इसी को याद रखना। जरा आप यूज टू को थोड़ा सा समझिए। यूज्ड टू, आर टू को जानते हैं? आर टू का टू क्या है? आर टू का टू क्या है? आप देखिए, अकेला आर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, यहाँ पे टू आर्ट का हिस्सा है। लिहाजा अगर आप ये कहें कि यहाँ का जो आर्ट टू है वो इंफिनिटिव बनाने के लिए आ रहा है तो वो गलत बात है, क्योंकि वो तो उसका हिस्सा है ना। यहाँ जो यूज टू है ना, ये यूज टू पूरा ही मॉडल वर्ब है, और इसके बाद क्या आ रहा है? मेन वर्ब आ रहा है ना? जब अगर कोई इंफिनिटिव टू के लिए आता है तो वो फिर उस वर्ब को नाउन बना देता है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको मिसाल दूं। आई वांट टू गो, अब यहाँ पे टू गो क्या है? वर्ब है या नाउन है? क्योंकि इस फिक्रे में मेन वर्ब इस्तेमाल हो चुका है। वो क्या है? वांट, वांट, वांट। आप मेरे साथ साथ चलें, आपको बहुत चीजें बताऊंगा इंशाल्लाह। आप जरा रिस्पॉन्स देते रहे। आई वांट, यहाँ पे मेन वर्ब क्या आ गया? अब मेन वर्ब के बाद दोबारा वर्ब नहीं आना, मेन वर्ब के बाद दोबारा नाउन आना।
और वो नाउन हम इंफिनिटिव की शक्ल में ला रहे हैं टू गो करके। यहाँ पे टू गो जो है ये नाउन अब वर्ब नहीं रहा, टू गो ये इंफिनिटिव की शक्ल में नाउन बन गया। समझ आ गई बात? यहाँ तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? अब इस फिक्रे को देखिए, आई यूज्ड टू गो, आई यूज्ड टू गो, यहाँ पे इंफिनिटिव नहीं है क्योंकि यूज टू के बाद मेन वर्ब आ रहा है। यूज टू, यहाँ टू अलग नहीं है जो उसको इंफिनिटिव बना देगा। यूज टू पूरा ही मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद मेन वर्ब का आना जरूरी होगा। यहाँ तक क्लियर होगी बात? देख लें, आपको मैं 40 सेकंड दे रहा हूं, सोच ले अगर कोई कंफ्यूजन है। यू आर गिवन 40 सेकंड, डिस्कस कर लें आप। हाँ जी, मैं उधर ही आ रहा हूं, लेकिन ये आपको क्लियर करवाऊंगा तो उधर आऊंगा। ये चीज क्लियर होगी तो फिर हम उधर आ सकेंगे। अगला मेरा पॉइंट वही है। हो गई जी क्लियर बात? कोई कंफ्यूजन है तो बता दें। चलूं अब आगे? अच्छा, ये तो यूज टू था मॉडल वर्ब। अब प्लीज सुनिए, एक मॉडल वर्ब, एक यूज टू होता है जो हम बतौर प्रेपोजिशन यूज करते जी। उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है आदि होना। ही इज, उसके उसमें ये होता है कि नाउन या प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट के बाद आप इज आर एम या वाज वर लगा। ही इज यूज्ड टू। अब यहां पे चूंकि यूज्ड टू प्रेपोजिशन है, इसके बाद अब आप स्मोक नहीं लगा सकते। अगर स्मोक लगाएंगे तो वर्ब हो जाएगा। He is used to इसलिए नहीं लगा सकते कि ये यूज टू जो है ये भी इंफिनिटिव तो नहीं बनाएगा ना। समझ नहीं आया सर, एक तो ये पहली बार पहला अजी आगे गई ना। देखिए ना, यहाँ पे भी यूज टू जो है, आप यहाँ के यूज टू यानी टू को बतौर इंफिनिटिव तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि ये यूज टू पूरा ही प्रेपोजिशन है। अब इसके बाद क्या आगे आएगा? मेन वर्ब आ सकता है? नहीं आ सकता ना। तो क्या आएगा इसके बाद? नाउन। हम फिर क्या करेंगे? जेरेंड बना देंगे। यही आपका क्वेश्चन था। हम इसको फिर जेरेंड बनाएंगे नाउन करने के लिए। ही इज यूज्ड टू कमिंग हियर, he is used to smoking, he is used to living in Pakistan। नहीं समझ में आया? तो इसी तरह मैंने आपको मिसाल दी थी ना, he is looking forward to। अब look forward to पूरी preposition है। इसके बाद क्या आएगा? जेरेंड है। आप इसके बाद मेन वर्ब नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आप मेन वर्ब नहीं लगा सकते। He looks forward to coming here, he is look forward to। क्लियर? आपको क्वेश्चन है तो सर, आपने कहा था कि इन्फिनिटिव में मेन वर्ब के साथ टू लगाकर जी बातें नहीं गर्ल्स, उससे नाउन बनाते हैं जी, यही कहा था ना? यही। और आई वांट टू गो टू अमेरिका, जी, इसमें मेन वर्ब वेंट वांट मतलब वांट जी, है ना? इसके साथ टू लगा के, ठीक है ना? मेन वर्ब तो मेन वर्ब भी रहा ना। यहाँ पे हम वांट को तो नहीं इंफिनिटिव बना रहे, वांट तो मेन वर्ब भी है। हम गो को इंफिनिटिव बना रहे हैं ना, टू लगा। You want to go,
वो जाना चाहता। नहीं समझ आई बात? आ गई है? चले आगे। अब आप जरा मिन ये खवातीन वाले काम ना करें। मिन अच्छा, अब जी क्या है? बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? बेयर इन्फिनिटिव ये होता है कि वो होता तो इन्फिनिटिव है, लेकिन वो टू के बगैर होता है। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है जी? इन्फिनिटिव विदाउट टू। इसकी मिसाल क्या है? फिक्रे में क्या है? हाँ जी, वेरी गुड। He made me to go नहीं लगा रहे हम, go there। वो वहां, उसने मुझे वहां जाने के लिए मजबूर। और ज्यादा आसान मिसाल में देता हूं, let me go there। यानी आप यहाँ पे let के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव लगाएंगे। अगर आप लगाएंगे कि let me to go there, तो फिक्रा गलत हो जाएगा। इन्फिनिटिव बानी नहीं, क्योंकि ये हाँ लेट के बाद आता ही बेयर इन्फिनिटिव है। और बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव विदाउट टू। ही लेट मी गो देयर। अमूमन आप लिख देते हैं ही लेट मी टू गो देयर। नहीं, रॉन्ग। ही मेड मी टू गो देयर। नो, रॉन्ग। ही मेड मी गो देयर। क्लियर? He wished me come. He wished me come here. He wished me come here. He wants me go there. He wants me to go नहीं आना। यहाँ भी बेयर इन्फिनिटिव आएगा। यानी wish, want, make और let, इनके बाद क्या आते हैं? बताइए सभी, क्या आते हैं? बेयर इन्फिनिटिव। अब आप जो बातें कर रही हैं उनको तो क्या समझ आनी है? तो हमारा वर्ब कंप्लीट हो गया जी। What is the difference between helping verbs and linking verbs? हेल्पिंग वर्ब एंड Linking verbs. देखिए, हेल्पिंग वर्ब हर ऑक्सिलरी वर्ब को आप कह सकते हैं, ठीक है। लिंकिंग वर्ब वो होते हैं जब आप इज आर एम वाज वर्ब को बतौर मेन वर्ब इस्तेमाल करें। ये बात गौर से समझ लो। लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं? जब इज आर एम और वाज वर्ब बतौर मेन वर्ब आते हैं। हमने पढ़ा है ये मेन वर्ब कब आते हैं? जब इनके बाद नाउन आ रहा होता है। वेल डन। मसलन she is a girl, she is a girl, यहाँ पे is मेन वर्ब है ना? और इसे हम लिंकिंग वर्ब भी कहेंगे, इसे हम कॉप्यूला वर्ब भी कहेंगे। कॉप्यूला वर्ब आपने पढ़ा हुआ है क्या? कॉप्यूला याद रखिएगा। कॉप्यूला वर्ब क्या अरबी नुमा लफ्ज़ है, कॉप्यूला लफ्ज़ वर्ब। इसे हम लिंकिंग वर्ब भी कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे जी? कॉप्यूला वर्ब। कॉप्यूला के स्पेलिंग ढूंढ लीजिएगा खुद गूगल करके। स्पेलिंग नहीं मुझसे किसी ने भी पूछा। स्पेलिंग नो आप कोरे। समझ आई थी बात? जिंदगी लोग जिसे मरहमे गम जानते हैं, जिस तरह हमने गुजारी है वो हम जानते हैं। मेरी दास्तान अलम तो सुन, कोई ज़लज़ला नहीं आएगा, तेरा तज़किरा नहीं आएगा, मेरा मुद्दा नहीं आएगा। तो वो कहता है ना कि वो तो मजबूर है, तुमसे मदद मांगेगा जरूर, कर्ज दे दे कि तुम उस शख्स का घर ले लेना, खानाए वीरानी पे औरों को ना हंसने देना, ना रहूं मैं तो मेरे घर की खबर ले लेना,
खुश रहो हाथ पे मेहंदी को लगाने वालों, रंग कम हो तो मेरा खून जिगर ले लो। हाँ जी, सॉरी कर दे।